हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पर क्षेत्रीय राजवंशों पर आधारित है। हमने पिछले वीडियो पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंशों पर चर्चा की थी। हमने गुप्त काल तक चर्चाएं कर रखी थी। तो आज हमको हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों पर चर्चा करना है। तो चलिए आज के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय राजवंशों को दो भागों में बांटा जा सकता है अध्ययन की दृष्टि से। पहला है दक्षिण कौशल के राजवंश, दूसरा है बस्तर के राजवंश। दक्षिण कौशल मतलब आपका मेनली जो महानदी घाटी है, महानदी मैदान है, महानदी का जो मैदान है, इस वाले जो एरिया, इससे आसपास का जो लगा एरिया है, ये अपना मेनली मैदान ले एरिया को दक्षिण कौशल के राजवंश। और नीचे जो वाला जो एरिया है, कोंडागांव केसकाल से नीचे का एरिया, बस्तर के राजवंश। तो दक्षिण कौशल के राजवंश में आपको 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। राज ऋषि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, बाण वंश, फणिनाग वंश। ठीक है। राज ऋषि तुल्य 4वीं से 6वीं शताब्दी, सरबपुरी जस्ट आगे 5वीं से 6वीं, पांडु वंश 6वीं से 8वीं, बाण वंश 9वीं से 10वीं और फणिनाग वंश 11वीं से 14वीं शताब्दी। अगर आप इसे ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो राजा सरब ने पांडु वंश को समाप्त किया बाण चलाकर फणिनाग वाला। ठीक है। राजा सरब ने पांडु वंश को समाप्त किया बाण चलाकर फणिनाग वाला। राजा सरब ने पांडु वंश को समाप्त किया बाण चलाकर फणिनाग वाला। तो राजऋषि तुल्य, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, बाण वंश, फणिनाग वंश। इसी तरह बस्तर के राजवंश 3 ही हैं, नल वंश, छिंदकनाग वंश, काकती वंश। नल वंश, छिंदकनाग वंश और काकती वंश। नल वंश 4वीं से 12वीं शताब्दी तक बने हुए थे। छिंदकनाग 1023 से 1324, एकदम इजी है, 23-24, 1023 से 1324। काकती वंश है 1324 से 1961 तक, याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राज ऋषि तुल्य वंश पर। 1 बाय 1 पहले हम दक्षिण कौशल के राजवंश पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, फिर हम बस्तर के राजवंशों पर आएंगे। इसके बाद हमारा प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर हमारा मध्यकालीन जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज सबसे पहले राज ऋषि तुल्य वंश। राज ऋषि तुल्य वंश के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश का गौरव प्राप्त है किसको? राज ऋषि तुल्य वंश को। ये सबसे पहला राजवंश था, याद रखेंगे। एग्जाम में आ चुका है सीजीपीएससी का कि क्षेत्रीय राजवंश पहला कौन है, तो राज ऋषि तुल्य वंश। इनकी राजधानी आरंग हुआ करती थी। इसकी जानकारी हमको भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र से मिलता है। देखते हैं राज ऋषि तुल्य वंश की राजधानी क्या है? आरंग। उपाधि क्या धारण करते हैं? राजयोगी। और राज मुद्रा क्या है इनकी? सिंह। ठीक है। राजर्षि तुल्य वंश का अपना राज मुद्रा क्या है? सिंह। संस्थापक कौन है? सुरा प्रथम। संस्थापक कौन है? सुरा प्रथम। पुरातात्विक साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो भीमसेन द्वितीय या भीम द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही इस पूरे वंश का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है कि राज ऋषि तुल्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से। अधीनता किसकी स्वीकारी इन्होंने? तो गुप्तों की अधीनता स्वीकारी, क्योंकि इन्होंने अपने जो ताम्रपत्र, जो भीमसेन द्वितीय का जो ताम्रपत्र मिला है उसमें गुप्त संवत आपको अंकित मिलेगा। इससे हमको पता चलता है कि राज ऋषि तुल्य वंश ने गुप्तों की अधीनता स्वीकारी थी। प्रमुख शासकों का क्रम आप देखेंगे तो 6 शासक हमको जानने को मिलते हैं। इसको याद करेंगे, सुरा, दयित, विभीषण, 3 का पेयर। ठीक है, हमेशा ऐसे याद करेंगे, सुरा, दयित, विभीषण। सुरा संस्थापक है, सुरा, दयित, विभीषण। ठीक है, सुरा, दयित, विभीषण। उसके बाद में भीम प्रथम, भीम द्वितीय के बीच में दयित द्वितीय। भीम प्रथम, भीम द्वितीय के बीच में दयित द्वितीय। सुरा, दयित, विभीषण, भीम प्रथम, भीम द्वितीय के बीच में दयित द्वितीय। ये शासकों का क्रम पूछ देता है एग्जाम में जमाने के लिए, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नोट में देखें, महत्वपूर्ण कि जो कलिंग के खारवेल जो शासक हुए, राजा हुए, कलिंग के खारवेल के उड़ीसा प्रशस्ति में उनके राजर्षि तुल्य
कुल विनसुत लिखा हुआ पाया गया। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुल विनसुत। अब देखिए, राजर्षि तुल्य ये वंश का नाम हो गया, कुल मतलब कुटुंब हो गया, विनसुत आप हिंदी पर्यायवाची पढ़े होंगे तो सुत का मतलब पुत्र होता है, सुता का मतलब पुत्री। तो राजर्षि तुल्य कुंस का ही ये जो सूत है ये पुत्र है, ऐसा वर्णन आपको उनके शिलालेख में देखने को मिलता है खारवेल को। तो इससे यह प्रतीत होता है कि राजा खारवेल भी इसी वंश का रहा होगा। दूसरा नोट क्या है कि आरंग ताम्रपत्र में जो भीमसेन द्वितीय का है, जिससे हमको इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि इसकी राजधानी आरंग थी, इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकारी, तो उसी भीमसेन द्वितीय का दान देने के बारे में भी जिक्र है। किनको? हरि स्वामी बप्पा स्वामी, हरि स्वामी और बप्पा स्वामी को दान देने का जिक्र है। और गांव का नाम कौन सा है? भाटपल्ली नामक गांव दान देने का जिक्र है, ये याद रखेंगे। तो ये था हमारा राजऋषि तुल्य वंश। राजधानी आरंग, उपाधि राजयोगी, राजमुद्रा सिंह है, संस्थापक सुरा प्रथम। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? भीम द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र, अधीनता गुप्तों की, क्योंकि गुप्त संवत आपको ताम्रपत्र में अंकित मिले हैं। शासकों का क्रम सुरा, दयित, विभीषण, भीम प्रथम, भीम द्वितीय के बीच में दयित द्वितीय। ठीक, यह हो गया हमारा राजऋषि तुल्य। अब हमने देखा था कि राजा सरब ने पांडु वंश को खत्म करने के लिए बाण चलाया फणी नाग वाला। तो हमारा अगला वंश कौन सा है? सरबपुरी वंश। तो सरबपुरी वंश पर हम चर्चा करते हैं। सरबपुरी वंश संस्थापक इसके हैं सरबराज। ठीक है, सरबपुरी वंश के संस्थापक कौन है? सरबराज। राजधानी सरबपुर। ठीक है, राजधानी पहले सरबपुर रही। इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है कि सरबपुर का आशय कोई इतिहासकार संबलपुर से मानते हैं, कोई सारंगगढ़ से, और कोई सिरपुर से भी मानते हैं। हमारे विष्णु ठाकुर इतिहासकार हैं, उन्होंने सिरपुर को माना। अपना बहुत सारे और इतिहासकार हैं, उन्होंने सारंगगढ़, संबलपुर को माना है। इसीलिए मतभेद है सरबपुर के बारे में। तो याद रखेंगे सरबपुर वंश की राजधानी क्या है? सरबपुर, बाद में श्रीपुर हुई। इसका अन्य नाम क्या है? अमरार्य कुल। याद रखेंगे सरबपुरी वंश का अन्य नाम क्या है? अमरार्य कुल। इसका प्रमाण कहाँ से पता चलता है सरबपुरी वंश के बारे में? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सरबराज का वर्णन है। सरबराज का वर्णन है, याद रखेंगे। क्षेत्रीय राजवंश का सरबराज का वर्णन है, याद रखना है। सरबपुरी वंशों का धर्म क्या था? वैष्णव धर्म। शासन क्षेत्र वर्तमान जो बिलासपुर वाला एरिया है, रायगढ़ अपना ये रायगढ़ वाला एरिया, ये जो एरिया है ये इनका शासन क्षेत्र रहा है। प्रमुख शासकों का क्रम हम देखेंगे। उससे पहले सरबपुरी वंश के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इनके बारे में जानने के लिए, इसके लिए हमें इतिहास की ओर मुड़ना होगा। वर्तमान छत्तीसगढ़ यानी प्राचीन दक्षिण कोसल के इतिहास में सरबपुरी वंश का जिक्र आता है। सरबपुरियों की 8 पीढ़ियों ने, मतलब 8 शासक होंगे, याद रखिएगा। सरबपुरियों की 8 पीढ़ियों ने 11 दशकों तक शासन किया था। इन्होंने अपने अधिकांश ताम्रपत्र सरबपुरी से जारी किए, क्योंकि ताम्रपत्रों में सरबपुर जगह का जिक्र है, लेकिन सरबपुर कौन सा जगह है इस बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। तो इन्होंने अपने अधिकांश ताम्रपत्र सरबपुरी से जारी किए। जाहिर है कि सरबपुर इनकी राजधानी रही होगी, लेकिन अभी तक सरबपुर की पहचान नहीं हो पाई है कि सरबपुर कहाँ स्थित था। सरबपुरियों का शासनकाल का सही काल निर्धारण भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने ताम्रपत्रों में सन या संवत का प्रयोग नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही सवाल आया है कि इनके ताम्रपत्र में क्या नहीं होता? सन या संवत का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने न ही अपना नया संवत जारी किया और न ही गुप्त संवत का प्रयोग किया। सरबपुरियों की यह बहुत बड़ी चूक है, जिसके कारण उनका काल निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इतिहासकार स्वर्गीय श्याम कुमार पांडे इनके शासनकाल 342 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं, वहीं P.L. मिश्रा 470 ईस्वी से मानते हैं। अर्थात इतिहासकारों में मतभेद नजर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके प्रमुख शासक। इनके 8 राजा हुए। कितने? 8। तो इनको हमको पूरा लाइन से देखना है। तो सबसे पहले देखिए, राजा का नाम क्या है? सरबराज, महेंद्र, महाराज नरेंद्र, फिर प्रसन्न मात्र, जयराज, दुर्गराज, सुदेवराज, प्रवर। ठीक है, प्रवर द्वितीय, पहले प्रवर प्रथम आएंगे, फिर प्रवर द्वितीय आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। प्रवर अपना प्रथम आएंगे, उसके बाद में प्रवर द्वितीय बस अंतिम राजा है, वो नाम याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, प्रवर प्रथम होंगे वो, प्रवर द्वितीय अंतिम राजा है। तो सबसे पहले शासकों का नाम याद रखना है। तो हमको देखिए कैसे याद रखेंगे? सरबराज, फिर उसके बाद में महाराज नरेंद्र, फिर प्रसन्न मात्र। तो ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? 4 तक का याद करने के लिए ट्रिक है। सम प्रजा। ठीक है, सम प्रजा। तो स से सरबराज,
म से महाराज, और प्रजा से प से प्रसन्न मात्रा, और ज से जयराज। सम प्रजा दुर्गराज सुदेवराज प्रवरराज, इन तीनों को एक साथ याद कर लेना है। सम प्रजा दुर्गराज सुदेवराज प्रवरराज, सम प्रजा दुर्गराज सुदेवराज प्रवरराज। देखिए सम प्रजा मतलब प्रजा समान है, सम प्रजा दुर्गराज में दुर्ग मतलब किला होता है, सम प्रजा दुर्गराज सुदेवराज प्रवरराज। तो चलिए देखते हैं सरबराज। सरबराज इस वंश के संस्थापक हुए। सबसे पहले इनके बारे में याद रखना कि इस वंश के संस्थापक कौन है, सरबराज है। सरबपुरी वंश के अमरार्य कुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत में सिक्के चलाए, प्राकृत के जगह संस्कृत में सिक्के चलाए, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे महाराज नरेंद्र। नरेंद्र के बारे में याद रखिएगा कि ये सब सरबराज जो संस्थापक हैं उनके पुत्र हुए। इनके दो अपने को ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई है। पहला कुरुत ताम्रपत्र, दूसरा पीपरदुला ताम्रपत्र। पीपरदुला ताम्रपत्र में इनको खड्ग धरा जीत भुवय अर्थात तलवार के बल पर दुनिया जीतने वाला कहा गया है। याद रखेंगे, खड्ग धरा जीत भुवय, ये महाराज नरेंद्र के बारे में कहा गया है। नरेंद्र याद रखेंगे, नरेंद्र ऐसे याद रख सकते हैं नरेंद्र, अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे मोदी जी का भी नाम है। ठीक है, तो इसी तरह से जोड़ के याद रख सकते हैं, हमको उनसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, खड्ग धरा जेत भुवय याद रखेंगे। इनके ताम्रपत्र पे लिखा, किस ताम्रपत्र में, पीपरदुला ताम्रपत्र। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे महाराज नरेंद्र, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। रावण प्लेट में परम भागवत भी इनको कहा गया है। ठीक है, रावण प्लेट में, रावण जो वहाँ से पत्र मिला है उस पत्र में इनको परम भागवत भी कहा गया है। बलौदा बाजार में रावण है, रावण प्लेट में परम भागवत कहा गया है। नरेंद्र की मुद्राओं में, ठीक है, महाराज नरेंद्र की जो मुद्राओं में गज भिसी मतलब गज लक्ष्मी सिक्का चलाया इन्होंने, ये याद रखिए, गज लक्ष्मी सिक्का चलाया है। इसी से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के थे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं प्रसन्न मात्र याद रखिएगा। महाराज नरेंद्र के बाद में प्रसन्न मात्राएं। ठीक है, नरेंद्र के बाद में गद्दी पर बैठे। नरेंद्र से क्या संबंध था इनका, इस बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो हमको ये नहीं पता चलता कि महाराज नरेंद्र से अगले जो शासक प्रसन्न मात्र का संबंध क्या था। तो नरेंद्र से संबंध अज्ञात है, लेकिन अगली गद्दी जो है, अगला नाम किनका आता है, प्रसन्न मात्र का आता है। इनके दो पुत्र थे, बड़े पुत्र जयराज, छोटा पुत्र दुर्गराज। बड़े पुत्र जयराज, छोटा पुत्र दुर्गराज। तो देखते हैं प्रसन्न मात्र के बारे में। इनके बारे में बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। और स्वर्ण मुद्रा भी कैसी स्वर्ण मुद्रा, शंख चक्र गरुण युक्त स्वर्ण मुद्रा, मतलब ऐसी स्वर्ण मुद्रा जिसमें गरुण बने हुए थे, जिसमें शंख बने हुए थे, जिसमें चक्र बने हुए थे। इसी से तो पता चलता है कि वैष्णव अनुयायी हैं इन लोग। ठीक है, गरुण, शंख, चक्र। ठीक है, इन्होंने प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर अपने नाम से एक शहर बसाया, जो शहर आज मल्हार के नाम से जाना जाता है, प्रसन्नपुर। और किस नदी के किनारे, निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर शहर बसाया। आज वर्तमान में दोनों का नाम बदल गया है। निडिला नदी को लीलागर नदी के नाम से जाना जाता है, जो बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में सीमा बनाती है। और प्रसन्नपुर को आज आधुनिक मल्हार से नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए जयराज, उनके जो बड़े पुत्र हुए जयराज। प्रसन्न की मृत्यु के पश्चात बड़ा पुत्र जयराज राजा बना। मल्हार ताम्रपत्र इन्हीं का है, जयराज का, याद रखेंगे। जयराज का अपना मल्हार ताम्रपत्र है। ये भी वैष्णव धर्म के अनुयायी। मुद्राओं पर गजलक्ष्मी का अंकन, परम भागवत अपना उपाधि धारण किए। ब्राह्मणों को दान के प्रथा का पालन सरबपुरी राजवंश करता था। ये याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सा वन ब्राह्मणों को दान देने का अपना पालन करता था, तो सरबपुरी राजवंश, ये याद रखना है। उसके बाद में जयराज के बाद में, चूँकि जयराज जो थे महाराज प्रसन्न मात्र के बड़े पुत्र थे और छोटा पुत्र उनका दुर्गराज। लेकिन जयराज की मृत्यु के बाद उनका कोई पुत्र न होने के कारण, उनका कोई पुत्र नहीं था, निसंतान थे, कोई पुत्र न होने के कारण उनके भाई दुर्गराज या उन्हीं को मान मात्र के नाम से जाना जाता है। जयराज के छोटे भाई दुर्गराज या उन्हीं को मान मात्र के नाम से जाना जाता है। इनको राज्य मिलता है। जयराज संतानहीन था, अतः राज्य भाई को मिला और राजा कौन बने, दुर्गराज। दुर्गराज ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार, हमारे जो इतिहासकार हुए लोचन प्रसाद पांडे जांजगीर चांपा जिले के बालपुर के निवासी हैं, उनके अनुसार
जो दुर्गराज है इन्होंने अपने नाम से एक दुर्ग शहर की स्थापना की, जो आधुनिक दुर्ग के नाम से आज जाना जाता है। उसके बाद में इनके जो पुत्र हुए सुदेवराज, दुर्गराज के पुत्र कौन हुए? सुदेवराज। प्रसन्न मात्र का पौत्र और दुर्गराज के पुत्र कौन है? सुदेवराज। ये जो है जब राजा बनते हैं तो सबसे अधिक ताम्रपत्र इन्हीं का है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे ना कि सबसे अधिक ताम्रपत्र इनके सरबपुर से जारी किए गए थे, तो सर्वाधिक ताम्रपत्र इन्होंने जारी किए थे। ठीक है, सिरपुर को सेकेंड राजधानी का दर्जा मिला था इनके टाइम में, सुदेवराज सिरपुर के टाइम में, याद रखेंगे, स से सुदेवराज, स से सिरपुर, इन्हीं के टाइम में सेकेंड राजधानी का दर्जा मिला। उसके बाद में इन्हीं के समय में, इनके जो सुदेवराज के समय में, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सुदेवराज के समय में एक इंद्रबल नामक व्यक्ति, ठीक है, इंद्रबल नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जिनका उल्लेख ये मिलता है कि सर्वाधिकारकर्ता के नाम से किसका उल्लेख मिलता है? इंद्रबल के नाम से मिलता है, अर्थात इंद्रबल को सर्वाधिकार प्राप्त था। ये सामंत थे सुदेवराज के, ठीक है, मंत्री थे, सामंत थे, सर्वाधिकार प्राप्तकर्ता के रूप में इनका उल्लेख मिला है, याद रखेंगे। उसके बाद में ये जो सातवें जो राजा है प्रवरराज द्वितीय नहीं, ये प्रवरराज प्रथम है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार लेंगे, प्रवरराज प्रथम है। तो प्रवरराज प्रथम आते हैं सुदेवराज के बाद में। सुदेवराज के बाद में सरब वंश का शासक छोटा भाई प्रवरराज हुआ। ठीक है, सुदेवराज के बाद सरब वंश का शासक कौन करता है? छोटा भाई प्रवरराज। सरबपुर के जगह में इसने सिरपुर को राजधानी बना ली। ठीक है, सरबपुर के जगह सिरपुर को राजधानी बनाई, ठीक है, जिसे उसके भाई सुदेवराज ने बसाया था। क्या हुआ ना, जब सुदेवराज गद्दी पर बैठा हुआ था उस समय भीमसेन द्वितीय, वही भीमसेन द्वितीय जो अभी हमने देखा था, राज ऋषि तुल्य वंश वाले, भीमसेन द्वितीय ने यहाँ आक्रमण किया था। आक्रमण करके जब किया था तो उस समय छोटा भाई प्रवरराज ने अपने भाई, बड़े भाई सुदेवराज के बहुत ज़्यादा सहायता पहुंचाई थी, अपना सहायता की थी, युद्ध का सामना किया था, इसीलिए सिरपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था सुदेवराज के द्वारा अपने छोटे भाई प्रवरराज को। तो इसीलिए उनके जाने के बाद में ये राजा बनते हैं और अपनी राजधानी सरबपुर के जगह में सिरपुर को बना लेते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में याद रखेगा कि अंतिम सरबपुरी वंश का शासक यहाँ पे याद रखेगा प्रवरराज द्वितीय, यहाँ पे याद रखेगा प्रवरराज द्वितीय, बस इतनी अंतर थोड़ा सा है, करेक्ट कर लीजिएगा। और समाप्ति के बारे में याद रखेगा कि पांडु वंश के द्वारा इनकी समाप्ति की गई। सुदेवराज के जो सामंत इंद्रबल थे, उन्हीं इंद्रबल के द्वारा प्रवरराज की हत्या करके इस वंश की समाप्ति करके उन्होंने इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, आगे आने वाले वीडियो को बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।